Welcome back to another episode, guys. This is Shreyas and I am in Wellington, New Zealand currently, and this is my 2022 Yamaha R3. I really love the bike and I thought it's a really good day out here in New Zealand. So let's make a review video because now it has launched in India. Okay, let's start with the feel and the ergonomics of the bike. How does it feel while riding? तो यार बाइक की राइड फील की बात करें तो ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. सुपर स्पोर्ट होने के बाद भी ऐसा लगता है कि इट्स सो कंफर्टेबल. तो यार इसके जो हैंडल बार्स है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है आरसी या फिर और सुपर स्पोर्ट बाइक्स की तरह एकदम नीचे झुक के चलाना पड़ता है पूरे टाइम, या फिर ऐसा भी नहीं है कि एकदम सीधा बैठ के चला रहे हैं नेकेड बाइक की तरह. तो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएटली पोजीशनड है. माई हाइट इज़ 5'9", आई थिंक इंडिया में एवरेज हाइट 5'9", 5'10", 5'8 ऐसी रहती है. तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं बाइक के. सीट हाइट इज़ 780 mm विच इज़ आई थिंक रियली परफेक्ट. इसमें जैसे कि आप देख ही सकते हो ये 3 क्लैम्प क्लिप ऑन हैंडल बार है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में. एक बार देखो उसको कि देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लगता है और चलाने में भी यार ऐसे फील आती है. ऐसा लगता है कि हाँ स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं, तो वो बहुत सही है. Talking about the display, this is not in colored LCD display, just a normal black and white TFT. So red line is 13,000 RPM और उस पे भगाने के जो मज़े हैं ना यार वो बहुत ही कम बाइक्स में मिलते हैं. मतलब आप पूरा इसको 12,000 RPM तक खींच सकते हो और उसमें बहुत ही प्यारी आवाज़ और बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, योर स्पीड, RPM, योर गियर, टाइम, द किलोमीटर, ट्रिप मीटर, what's the temperature of the bike, the fuel meter, all of that is present. So it is a bit basic, but सारी important functionality is in there. तो यार टॉकिंग अबाउट द फ्रंट फेस ऑफ द बाइक, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है. काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फ्रंट लुक है, जो हेडलैम्प्स है वो R1 या फिर R15M जैसी आएगी, बट आई डोंट नो व्हाई यामा ने अभी तक ये R3 में अपग्रेड नहीं किया है, जो कि करना चाहिए था. But even if we ignore that, the bike looks really amazing from the front. Talking about the suspension, they've finally given us upside down forks. So these are 37 mm USD forks. They are non-adjustable. Talking about the braking of this bike, I think it is decent enough. So in the front हमें मिलता है इसमें 298 mm की डिस्क और पीछे 220 mm. I think yeah, that's fine for this segment. तो यार अगर एक्स्ट्रा फीचर्स और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ जो ये बाइक मिस नहीं कर रही है वो ये है कि इसमें ड्यूल चैनल ABS है. थैंक गॉड, थैंकफुली यामा ने एटलीस्ट ड्यूल चैनल ABS दिया है. दिस वर्क्स रियली वेल. ब्रेकिंग इज़ रियली नाइस. इट्स डिसेंट इनफ. आई डोंट नो ट्रैक पे कैसी काम करती है क्योंकि मैंने ट्रैक पे कभी नहीं लेके गया वो बाइक को, लेकिन रोड पे इनफ. इट्स मोर देन इनफ. इवन इन द वेट द ब्रेक्स परफॉर्म रियली वेल. ABS परफॉर्म्स रियली वेल. KTM वाली लेवल की ब्रेकिंग नहीं है इस बाइक में, लेकिन इट्स डिसेंट इनफ. ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि इनफ ब्रेकिंग नहीं है या फिर यू फील डेंजरस टू राइड दिस इन द रेन और एनीथिंग. और यार ड्यूल चैनल ABS तो है ही, लेकिन द थिंग इज़ अगर आपको ट्रैक राइडिंग करनी है तो उसको डिसेबल नहीं कर सकते. Wheels front and back are 17 inch. Talking about the tires, the front tire is 110 mm, the rear tire is 140 mm. जो बाकी की competition bikes है उसमें rear tire is 150, but इसमें I don't know why यामा ने 140 दिया है. वो थोड़ा सा lacking लगता है कि पीछे का टायर काफ़ी ज़्यादा पतला है.
सो यार टॉकिंग अबाउट द रियर ऑफ द बाइक, मेरे को उसकी रियर लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। कितनी मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जो मोटो जीपी बाइक्स देखते थे ना यार, R1 देखते थे, एकदम वैसी लुक दी है यामा ने, एकदम एग्रेसिव पीछे से, एकदम अपराइट। मेरे को पता है कि पुरानी वाली R3 जो इंडिया में आती थी, जो 2020 में डिसकंटिन्यू हो गई थी बिकॉज ऑफ द एमिशन नॉर्म्स, उसमें भी जो बैक था, जो बैक पैनल था, जो रियर पैनल था, वो एकदम सेम था। लेकिन स्टिल मड गार्ड हटाने के बाद स्पेशली ये बाइक की बैक लुक बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है। सो दैट इज़ समथिंग दैट लुक्स रियली नाइस ऑन दिस बाइक। So talking about the engine of this motorcycle, this bike packs a 321cc parallel twin engine from Yamaha, which works really well. Very less vibrations, very good sound, very good performance, very good पिकअप की बात करें तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने थ्रॉटल कर दिया, बट देयर इज़ अ लैग। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, जो कि यामा से एक्सपेक्टेड भी है। So yeah, talking about the power figures of this bike has 42 PS of power and 29.5 Newton meter of torque. So I think that is good enough. This bike doesn't feel small at all. ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ी बाइक चला रहे हैं। Talking about the weight, this is 169 kgs weight, which is light and nimble. यार गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप, जैसे कि बाकी सारी बाइक्स में आता ही है। तो आई थिंक दैट वर्क्स वेल इनफ। कभी भी ऐसे गियर शिफ्ट्स मिस नहीं होते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता है कि देयर इज़ अ फॉल्स शिफ्ट इन द बाइक। टॉकिंग अबाउट द टायर्स, इसमें है डनलप के स्पोर्ट मैक्स। तो अभी मैं न्यूजीलैंड में राइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरे को स्पोर्ट मैक्स ही मिले हैं। इंडिया में भी स्पोर्ट मैक्स ही आते हैं डनलप के, विच इज़ आई थिंक रियली गुड टायर्स। बाकी आपको अगर इससे थोड़ा बेटर ट्रैक टायर्स चाहिए तो तब हाँ डेफिनेटली चेंज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट रोड पे बिल्कुल भी डनलप चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैक पे राइड करते हो तो ही आई विल रिकमेंड कि इसके टायर चेंज कराना, वरना आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी और नीडेड एट ऑल। तो यार अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक, विच इज़ गुड इनफ फॉर दिस बाइक। एप्रिलिया में भी इससे कम 13 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक है। ओके, सो वीव गॉट LED tail lamps in the back, we've got LED headlamps in the front. They look really nice. Tail lamps is the same as the last bike. They should have upgraded it, but Yamaha ने नहीं किया change। और front headlamps LED है, तो they look really nice according to me। तो यार अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो यामा ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑब्वियसली यामा है, जापानीज़ ब्रांड है, तो अगर आप देखो तो कोई भी प्लास्टिक पार्ट फ्लिम्जी नहीं लगता है, कोई भी पार्ट ऐसे बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है। बाइक में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लगती है कि कॉस्ट कटिंग कर रखी है। ऑब्वियसली फीचर्स वगैरह नहीं दिए, उसमें कॉस्ट कटिंग कर रखी है, लेकिन फिट एंड फिनिश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। और इंडिया में पहले वाली R3 भी आती थी, फिट एंड फिनिश में कोई भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, और वो अभी भी देखने को नहीं मिलता है। द फिट एंड फिनिश इज़ रियली नाइस। Talking about the foot pegs, they actually work really well. Not too high, not too at the back. This is the riding position I think that this bike has. So really comfortable. My knees are really tucked in with the fuel tank. So the riding position is aggressive but comfortable at the same time, which I really love. So yeah, talking about the extra features that this bike definitely lacks in 2024 in comparison to other bikes like the Aprilia or the KTM or the Kawasaki Ninja, is that there's no adjustable levers, there's no slipper clutch, there's no LCD color display, there are no riding modes, there's no traction control, there's no quick shifter. So a long list of features that this bike is lacking in 2024 definitely, but that doesn't mean कि बाइक को चलाने में मज़ा नहीं आता है या फिर फील अच्छी नहीं है। बाइक की फील बहुत प्यारी है, चलाने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। I think they are more of nice to have features rather than must haves. So but I think it's 2024, so they count as must haves now।
So now coming to the main question, the price of this bike. So Yamaha has brought this bike as a CBU unit, completely built unit to India, so definitely it's going to be more pricier than it should be. It has launched at a price of 4.65 lakh rupees in India. Yeah, it is a bit much. न्यूजीलैंड में भी यार इसकी प्राइस अराउंड 4,10,000, 4,15,000, 4,20,000 उस रेंज में आती है एक्स शोरूम. इंडिया में इवन ज़्यादा है, जबकि इंडिया में सस्ती होनी चाहिए. और यार अगर हम कंपटीशन को देखें तो अभी अभी एप्रिलिया RS457 आई है. आई थिंक दैट बाइक इज़ गोइंग टू सेल लाइक हॉट केक्स, जस्ट लाइक KTM डिड 7-8 years ago. उस टाइम पे KTM ने पूरा R3 का मार्केट खा लिया था, इस बारी एप्रिलिया खाने वाली है. आई कैन डेफिनेटली गारंटी रोड पे एप्रिलिया ही एप्रिलिया दिखने वाली है, ये बाइक बिल्कुल भी नहीं दिखेगी. बट नाउ टॉकिंग अबाउट हु शुड बाय दिस बाइक. So now if you want something really different in India that a very few people have, now then this is the bike to go. If you're a Yamaha fanboy, this is the bike to go. You want something old school in this category, this is the bike to go. If you are just comparing two bikes and you're going to buy a bike for yourself which is more fun, Yamaha or Aprilia, I think you can't go wrong with either of them. If someone asks me, I'll recommend the Aprilia. Go for Aprilia because definitely it has the bigger engine, it has more power, 47.5 PS, somewhere around that. The torque is really good with Aprilia. I think it's 42-43 Newton meters. This is 29, so there I think the torque figures you could feel a little bit of difference. But अगर आपको कुछ बस fun चाहिए, थोड़ा old school चाहिए, कंफर्टेबल बाइक चाहिए, थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए, लोग अगर आप इसको चलाओगे तो लोग डेफिनेटली देखेंगे, एप्रिलिया को भी देखेंगे. बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई थिंक एप्रिलिया इज़ गोइंग टू गेट बिट कॉमन in India, but this is not going to be that common. I think there are going to be only two colors, a blue color a little bit like this, and there's going to be a black color. So I think this is going to stand out a little bit after a few years, not just yet, because Aprilia is coming in the market as well as a new bike, and definitely there are a lot of Italian lovers out there for that bike. But I think this bike is good enough as well. You can't go wrong with this. If you really want it, it's 55,000 more than the Aprilia, but I think it works just well. Let's click a few photos as well. Because it's got a parallel twin engine, so it sounds really well. ऑल्दो बाइक थोड़ी गंदी हो गई है, टायर गंदे हो गए क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफ रोड करना पड़ा मेरे को यहाँ पे आने के लिए. बट ठीक है यार, नहीं दिया या मैंने क्या कर सकते हैं, मे बी इन द नेक्स्ट मॉडल दे देंगे.